गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट। इस वीडियो में हम दो प्रकार के बैंक जो कि है कोऑपरेटिव बैंक और रीजनल रूरल बैंक, जिनको हिंदी में कहा जाता है सहकारी बैंक और ग्रामीण बैंक, उसको समझेंगे कि वो क्या होते हैं और उनके मेन फंक्शंस क्या होते हैं। तो पहले चालू करते हैं कोऑपरेटिव बैंक, जिसको हम बोलते हैं सहकारी बैंक। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं पहले। कोऑपरेटिव बैंक्स आर फाइनेंशियल एंटिटीज established on cooperative basis and belonging to their members who are its owners. They are registered under States Cooperative Societies Act and are also regulated by Reserve Bank of India. तो फ्रेंड्स, अब देखते हैं कि कोऑपरेटिव बैंक का कॉन्सेप्ट क्या होता है। मान लीजिए कि मैं हूँ और मेरे साथ 50 लोग और हैं जो एक ही बिज़नेस में हैं, या हम 50 लोग मान लीजिए हैं, ठीक है, और एक दूसरे को जानते हैं। हम 50 लोगों ने मिलकर ये डिसाइड किया कि हम आपस में एक बैंक बनाते हैं जिसको हम कोऑपरेटिव बैंक बोलेंगे। उसको जाके कहाँ रजिस्टर कराया? बैंक खोलना तो रजिस्टर तो कराना पड़ेगा ना। तो जो स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो स्टेट रजिस्ट्रार होता है, उसके पास गए, वहाँ रजिस्ट्रेशन कराया और एक बैंक खोल दिया। और अब हम आपस में ये डिसाइड करेंगे कि इस बैंक में जितने भी पैसे हम सब ने मिल के पूल या इकट्ठे करे हैं आपस में, वो हम आपस में एक दूसरे की सहायता के लिए ही देंगे। ये आपके जो आम बैंक, जिनको शेड्यूल कमर्शियल बैंक होता है, जैसे कि HDFC हो गया, PNB हो गया, यहाँ पे तो कोई भी जाके लोन ले सकता है या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड की फैसिलिटी ले सकता है। लेकिन कोऑपरेटिव बैंक में ऐसा नहीं होता है। कोऑपरेटिव बैंक में जो लोग इसको मिलके बनाते हैं, जो मतलब इसके ओनर्स होते हैं, वही इसके मेंबर्स भी होते हैं। ओनर्स इज़ इक्वल टू मेंबर्स, ठीक है। अब इसको कौन गवर्न करता है? कौन सी रेगुलेशन के अंडर इसको गवर्न किया जाता है? बैंकिंग रेगुलेशंस एक्ट 1949 एंड बैंकिंग लॉ कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1955। एक बात जो आपको याद रखनी है, ये डुअल रेगुलेशन में होते हैं। फर्स्ट स्टेट रजिस्ट्रार और दूसरा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। अब हम फटाफट इसके फीचर्स देख लेते हैं। फर्स्ट फीचर है कस्टमर ओन्ड एंटिटीज़। कोऑपरेटिव बैंक मेंबर्स आर बोथ कस्टमर एंड ओनर ऑफ द बैंक। जैसे मैंने आपको बताया था कि हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि अब हम बैंक खोलेंगे, और हम ही जिन्होंने मिलके खोला है वो ही इसके बैंकिंग फैसिलिटीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं या लाभ ले सकते हैं। डेमोक्रेटिक मेंबर कंट्रोल। Cooperative banks are owned and controlled by the members who democratically elect a board of directors. Members usually have equal voting rights according to the cooperative principle of one person one vote. इसमें क्या होता है, जो आपस में जो मेंबर्स थे जिन्होंने कैपिटल कंट्रीब्यूशन किया था, जो इसके ओनर्स भी हैं, वही सब मिलजुल के आपसी सहमति से इसके डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं और वो डिसीजंस लेते हैं। हर मेंबर के पास एक वोटिंग राइट होता है, which means that everyone has equal voting rights. प्रॉफिट एलोकेशन। अब बैंक है, वो ऑपरेशन कर रहा है, कुछ तो उसको थोड़ा बहुत प्रॉफिट होगा। वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है और वो क्या होता है? अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द ईयरली प्रॉफिट, बेनिफिट या सरप्लस इज यूजली एलोकेटेड टू कॉन्स्टिट्यूट रिजर्व्स एंड पार्ट ऑफ दिस प्रॉफिट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द कोऑपरेटिव मेंबर्स विद लीगल एंड स्टैट्यूटरी लिमिटेशंस। जो देखिए, जो भी बैंक का प्रॉफिट बना या उसको कोई सरप्लस बचा बैंकिंग एक्टिविटीज़ से, तो उससे मोस्ट ऑफ दैट चीज़ तो क्या होती है, वो उससे एक रिजर्व बना लेते हैं ताकि वो बैंकिंग एक्टिविटीज़ को और बढ़ा सके, या जो भी उनको उससे यूज़ करना है। और उसके बाद भी अगर बच जाता है तो वो जो मेंबर्स थे जिन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट करी थी, उनको एज अ रिटर्न दे सकते हैं। और वो कौन? एज़ पर द स्टैट्यूटरी लिमिट्स जो डिफाइन करी गई है। ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा ही जो प्रॉफिट हुआ है वो मेंबर्स अपने पास रख के बैठ जाएंगे, नहीं। जो इसके लिए स्टैट्यूटरी लिमिट्स डिफाइंड है अंडर द रेगुलेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग ही डिस्ट्रीब्यूट होगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन। They play a very significant role in the financial inclusion of the unbanked rural masses. अब देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे एरिया होते हैं जहाँ पे बैंक्स पहुँच नहीं पाते, क्योंकि उनकी पहुँच नहीं पाते, या वो चाहते नहीं हैं कि वो अपनी ब्रांच खोले, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाँ वो खोलेंगे तो उन्हें इतना प्रॉफिट या उनके पास इतने कस्टमर्स नहीं आएंगे। कोई सी भी रीज़न भी हो सकते हैं इसके पीछे। तो ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होती है ना, ये हेल्प करती है उन रूरल एरियाज़ को सर्व करने में जहाँ पे कोई बैंक की ब्रांच नहीं है। तो ये थे फीचर्स ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। देखिए, कोऑपरेटिव बैंक का ना मोटी मोटी बात ये है कि ये
आपस में ना आपसी सहायता के लिए बनाया जाता है, तभी तो इसको सहकारी बैंक बोलते हैं। सह मतलब जो आपके साथ में है उनकी सहायता के लिए, ना कि इनका ये मोटिव नहीं होता कि हमें प्रॉफिट कमाना है या हमारे जो शेयर्स हैं हम शेयर कैपिटल रेज करेंगे मार्केट से, फिर वो शेयर्स ट्रेड होंगे, ऐसा कुछ नहीं। इनका मेन जो मोटो या मेन मकसद होता है आपस में लोगों की हेल्प करना, ताकि जिनको आपस में जो इनके मेंबर्स हैं उनको कभी पैसे की नीड या आवश्यकता हो तो वो इनसे ले सके। अब चलते हैं कौन से क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं इंडिया में, कौन से बहुत सारे कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ढेरों हैं। उनमें से जो कोई बहुत थोड़े बड़े स्केल पे हैं या जो काफ़ी प्रचलित या फेमस हैं वो हैं पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक। अभी इससे रिलेटेड एक स्कैम भी हुआ था, उसके बारे में आप पढ़ सकते हैं। सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक, भारत कोऑपरेटिव बैंक, बहुत सारे हैं, आप एक बार इसकी लिस्ट को गो थ्रू कर लीजिएगा। अब चलते हैं रीजनल रूरल बैंक, जिनको हम ग्रामीण बैंक भी बोलते हैं। सो रीजनल रूरल बैंक्स आर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स इन इंडिया कंडक्टिंग बैंकिंग एक्टिविटी फॉर रूरल रीजन एट द स्टेट लेवल। तो अब ये क्या है, कमर्शियल, जैसे नाम जुड़ गया कमर्शियल बैंक, मतलब इनका मोटिव क्या है, प्रॉफिट अर्न करना। ये इस मोटिव से नहीं बने कि हमें सोसाइटी की सेवा करनी है या आपस में मेंबर्स हैं उनके लिए बने, नहीं, इनका अंत में एक मोटिव है जो कि है प्रॉफिट अर्न करना, तभी इनको शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक बोला गया है। These were established with an objective of providing easily accessible banking and credit services to the rural population. इनको स्थापित करने का एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि रीजनल जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र होते हैं वहाँ के लोगों को भी बैंकिंग फैसिलिटीज़ का लाभ मिले और वो इनके थ्रू लोन ले, ना कि जो साहूकार होते हैं उनके हाथों फंस जाएं। जो कि अगर आप देखेंगे, अगर आप पहले इंडिया की हिस्ट्री को पढ़ेंगे या थोड़ा सा जानते होंगे इस बारे में, आपको ज़रूर ये पता होगा कि पहले के लोग, इनफैक्ट ये अभी तक होता है, ऐसा नहीं है, पुराने ज़माने में भी होता था, अभी भी ऐसा है कि जो फार्मर्स हैं उन्हें नहीं पता किस तरीके से लोन लिया जाता है या क्या क्या किस तरीके से उनके लिए गवर्नमेंट ने फैसिलिटीज़ चलाई हुई हैं बैंकों द्वारा। वो क्या करते हैं, साहूकारों के हाथों में फंस जाते हैं, जो कि उनको बहुत महंगे ब्याज दर पे लोन देते हैं। और एंड में क्या होता है, वो जो फार्मर है, एक बहुत ही गरीब आदमी जिसको कहा जाता है हमारे देश में, वो लोन नहीं चुका पाते क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रेट, उसके ऊपर इंटरेस्ट इकट्ठा हो जाता है और एंड में उनको अपनी ज़मीन, उनको जो उन साहूकार हैं उनको देनी पड़ जाती है। तो ये सब ना हो, फार्मर्स का एक्सप्लॉयटेशन ना हो इन साहूकारों के द्वारा, इसलिए रीजनल रूरल बैंक स्थापित किए गए थे और ये इस्टेब्लिश किए गए थे 1975 में। जो हमारे नरसिम्हम कमेटी थी ऑन बैंकिंग, उनकी रिकमेंडेशन पे ये इस्टेब्लिश हुए थे। फर्स्ट रीजनल बैंक जो था वो प्रथम ग्रामीण बैंक सेटअप हुआ था गांधी जी के बर्थडे पे या उनके जन्मदिन, जो कि 2 अक्टूबर 1975 है। अब ओनरशिप, इसका ओनरशिप स्ट्रक्चर पढ़ लेते हैं। जैसे कोऑपरेटिव बैंक में तो जो उसके मेंबर्स थे वही उसके ओनर्स थे। ये रीजनल रूरल बैंक जो होते हैं उसकी ओनरशिप कैसी होती है, इसके बेसिकली 3 ओनर्स होते हैं। इसमें 50% जो कंट्रीब्यूशन आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से होता है, 35% होता है स्पॉन्सर बैंक की तरफ से और 15% होती है जो स्टेट गवर्नमेंट, जिसके यहाँ पे खुल रहा है रीजनल रूरल बैंक, वो 15% जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपना कंट्रीब्यूशन डालती है। तो ये 3 चीज़ें याद रखना, ये परसेंटेज याद रखना भी बहुत ही ज़रूरी है। इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि सबसे ज़्यादा शेयर है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा आता है। अब चलते हैं रेगुलेशन। अब इसको कौन रेगुलेट करता है? फर्स्ट इट इज़ आरबीआई जो इसको रेगुलेट करता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंडर, और दूसरा है नाबार्ड जो कि है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। सो ये डुअल रेगुलेशन में आते हैं, फर्स्ट इज़ आरबीआई, नेक्स्ट इज़ नाबार्ड। नेक्स्ट अब इसके फंक्शंस क्या हैं? ये भी और बैंकों की तरह जैसे HDFC, PNB, SBI ये लोग डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करते हैं, तो रीजनल रूरल बैंक भी ग्रामीण क्षेत्र में फार्मर्स या और जो भी चाहते हैं वहाँ पे डिपॉजिट खुलाना, वो अपना जाके डिपॉजिट अकाउंट खोल सकते हैं, ये लोन देते हैं। वेज डिस्बर्समेंट, अब क्या होता है कि बहुत सारी योजनाएं चलाई जाती हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना या फिर जो मनरेगा चला था। ये सब क्या होता है, जो गवर्नमेंट, जब सेंट्रल गवर्नमेंट को वेजेस डालनी होती है,
तो मिडलमैन ना उनकी वेजेस खा जाए या वो एक करप्शन ना हो, तो क्या करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, इन बैंक्स की सहायता लेती है और इनके थ्रू वेज को डिस्ट्रीब्यूट करती है। किसके द्वारा, किस में, जिन लोगों ने उस स्कीम के अंतर्गत काम किया था। इसके कुछ सेकेंडरी फंक्शंस भी होते हैं, जैसे कि मनी ट्रांसफ़र करने में, फॉरेन एक्सचेंज, बिल पेमेंट, ये जो छोटी छोटी फैसिलिटीज़ होती हैं ये भी एक रीजनल रूरल बैंक प्रोवाइड करता है इसके कस्टमर्स को। अब जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको सबको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं उनके ऊपर एक रेगुलेशन होती है। वो ये होती है कि जो ये आरआरबीज़ हैं, ये जितना भी लोन देंगे उसका 75% हिस्सा किसको जाना चाहिए, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग को। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये आप सबको याद रखना है कि मान लीजिए कोई एक रीजनल रूरल बैंक है, उसके पास 100 करोड़ रुपए हैं लोन में देने के लिए, तो उसमें से 75 करोड़ कहाँ जाएंगे, वो जाएंगे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में। तो कुछ ऐसे सेक्टर गवर्नमेंट द्वारा बनाए गए हैं जिन्हें प्रायोरिटी सेक्टर बोला गया है, और उन्हीं सेक्टर की वो जो लिस्ट बनी हुई है, ये 75 करोड़ उन्हीं सेक्टर्स को दिए जाएंगे, और जो बाकी 25 करोड़ बचे वो रीजनल रूरल बैंक के ऊपर है, वो किसी को भी दे सकती है। बट ये 75% की जो सीलिंग लिमिट है वो सिर्फ और सिर्फ प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में जाने चाहिए हैं। अब हम देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल रीजनल रूरल बैंक के। एक हो गया आपका ये पंजाब ग्रामीण बैंक, उड़ीसा का एक हो गया उड़ीसा ग्राम्य बैंक, अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक। हर स्टेट के यूजली हर स्टेट में एक रूरल बैंक होता है, तभी तो स्टेट गवर्नमेंट का भी अगर आपने देखा हो तो कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि हर स्टेट गवर्नमेंट चाहेगी ना कि उसके जो फार्मर्स हैं, जो ग्रामीण लोग हैं, उनको भी फ़ायदा हो। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि इन दोनों बैंक्स का क्या फ़ायदा है और वो किस तरीके से हमारे फाइनेंशियल इंक्लूजन में हेल्प करती है। जो कोऑपरेटिव बैंक्स है वो अनबैंक्ड रूरल एरियाज़ में होती है, ताकि जो जहाँ पे बैंक्स नहीं पहुँच पा रहे हैं, वो इच्छुक नहीं है अपनी ब्रांच खोलने के, तो वहाँ पे वो कोऑपरेटिव बैंक्स हेल्प करती है। और रीजनल रूरल बैंक का क्या मेन फोकस है, एक तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, और ऑल्सो जो हमारे फार्मर्स हैं जिनको बहुत महंगे ब्याज दर पे लोन मिलता है, वो वहाँ से लोन ना लें और इनके थ्रू लोन लें और एक्सप्लॉयटेशन से बचें। सो माय फ्रेंड्स, दिस इज़ ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो। कीप रिवाइजिंग, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू सो मच।